अरिंदम अपनी कार का दरवाजा बंद ही करने वाला था कि उसे एहसास हुआ आवाज नहीं हुई। उसने जोर से दरवाजा पटका, लेकिन लोहे के लोहे से टकराने की वो जानी पहचानी खटाक गायब थी। हवा में जैसे कोई अदृश्य रूई भरी थी जो हर आवाज को सोख रही थी। मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। बस एक रात की बात है सानिया, गाड़ी का रेडिएटर फट चुका है। इस कस्बे में कोई तो मैकेनिक होगा। कस्बे की सड़कें पथरीली और वीरान थी। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा दिखा। वो पत्थर पर पत्थर मार रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। बाबा, यहाँ कोई गैरेज है? बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, पुतलियां गायब थीं। उसने अपने होठों पर उंगली रखी। वो सुन लेगा। कौन सुन लेगा? बूढ़े ने कांपते हाथों से सामने वाले खंडहरनुमा होटल की ओर इशारा किया और फिर अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी जीभ बीच से कटी हुई थी और अंधेरे में ओझल हो गया। होटल के अंदर रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था जो अखबार पढ़ रहा था। हेलो। आदमी ने धीरे से अखबार नीचे किया। उसने एक रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। हमें एक कमरा चाहिए। मैनेजर ने कागज पर लिखा, नियम नंबर 1, सूर्यास्त के बाद चिल्लाना मना है। नियम नंबर 2, अगर कुछ सुनाई दे तो जवाब मत देना। नियम नंबर 3, अपनी धड़कन को काबू में रखें। हम यहाँ नहीं रुक सकते। बाहर जंगल है सानिया और गाड़ी खराब है। बस सुबह होने का इंतजार कर लो। रात के 2 बजे सन्नाटा इतना गहरा था कि अरिंदम को अपने नसों में दौड़ते खून की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक आवाज आई, जैसे छत से पानी गिर रहा हो। सानिया गहरी नींद में थी। अरिंदम ने टॉर्च चलाई और छत की ओर देखा। छत पर कोई पानी नहीं था। उसने देखा सानिया सो रही थी, लेकिन उसके तकिए पर लाल रंग का धब्बा फैल रहा था। अरिंदम की चीख निकलने ही वाली थी कि उसे मैनेजर का लिखा याद आ गया, चिल्लाना मना है। तभी कमरे के कोने से एक जीव अंधेरे से बाहर निकला। वो लंबा, बेहद दुबला और बिना चेहरे वाला जीव था। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उसकी उंगलियां सुइयों जैसी लंबी थी। वो जीव सानिया के पास झुका और उसके गले पर अपनी उंगली रखी। अरिंदम ने कांपते हुए अपना मुंह हाथों से बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो जानता था कि एक हल्की सी सिसकी भी उसकी मौत बन सकती है। वो जीव अचानक रुका। उसने अपना सिर घुमाया और अरिंदम की ओर देखा। उसके चेहरे पर जहां मुंह होना चाहिए था, वहां बस एक छेद था जो हवा को जोर जोर से खींच रहा था। अरिंदम सानिया को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर भागा। उसे लगा कि वो गलियारे में जाकर चिल्लाकर मदद मांग लेगा, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। गलियारे की लाइटें बंद चालू हो रही थी। उसने देखा कि हर कमरे के दरवाजे थोड़े खुले हुए थे। हर कमरे के अंदर वही मंजर था। लोग सो रहे थे और वे अजीब जीव उनके कानों में कुछ फुसफुसा रहे थे। बचाओ! अरिंदम ने मन ही मन चीखा। तभी उसे मैनेजर मिला। वो वहीं खड़ा था, हाथ में एक बड़ी सी आरी लिए। तुम नियम तोड़ रहे हो बेटा? मैनेजर की आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजी। तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है, वो बहुत शोर कर रही है।
देखो, मुझे जाने दो। मैनेजर मुस्कुराया। उसके दांत काले और नुकीले थे। इस कस्बे में जो भी आता है वो यहाँ के सन्नाटे का हिस्सा बन जाता है। हमें तुम्हारी आवाज की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी खामोशी चाहिए। मैनेजर ने आरी उठाई। अरिंदम पीछे की ओर रेंगा, लेकिन उसका पैर एक पुरानी फूलदान से टकरा गया। पूरे कस्बे में वो आवाज गूंज उठी। अरिंदम होटल से बाहर भागा। वो अपनी कार तक पहुंचा, लेकिन चाबियां कमरे में ही छूट गई थी। पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा आदमी, मैनेजर और वे बिना चेहरे वाले जीव उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे सब एक साथ चल रहे थे, लेकिन उनके कदमों की कोई छाप नहीं थी। वे उसे घेर चुके थे। अरिंदम ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज के बजाय काली धूल निकली। वो जीव उसके पास आया और उसने अरिंदम के सीने पर हाथ रखा। अरिंदम को महसूस हुआ कि उसका दिल धीमा हो रहा है। अरिंदम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह कस्बे के चौराहे पर एक नया पत्थर का बूथ खड़ा था। वो बूथ बिल्कुल अरिंदम जैसा दिख रहा था, जिसका चेहरा खौफ से फटा हुआ था और जिसका मुंह एक चीख की मुद्रा में खुला था। उसी सुबह कस्बे की सरहद पर एक कार आकर रुकी। गाड़ी से उतरा राघव, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था और अरिंदम का पुराना दोस्त। अरिंदम का आखिरी मैसेज उसे 3 दिन पहले मिला था। राघव, यहां आवाजें मर रही है। राघव ने अपने कान में एक विशेष ध्वनिवर्धक यंत्र लगाया था। उसने जैसे ही कदम कस्बे की मिट्टी पर रखा, उसे एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। राघव ने देखा कि सड़क पर अरिंदम की कार लावारिस खड़ी थी। उसने कार का दरवाजा खोला। अंदर सानिया का दुपट्टा पड़ा था, जिस पर खून के धब्बे अब काले पड़ चुके थे। अरिंदम, सानिया। उसकी आवाज हवा में निकलते ही जैसे घुट गई। उसने अपने यंत्र की वॉल्यूम बढ़ाई। अचानक उसके कानों में एक हजारों सालों पुरानी चीख गूंजी। वो आवाज इंसानी नहीं थी। राघव ने कांपते हाथों से अपना कैमरा निकाला। लेंस के जरिए उसने जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। नग्न आंखों से सड़कें खाली दिख रही थी, लेकिन कैमरे के इंफ्रारेड मोड में पूरा कस्बा काले सायों से भरा पड़ा था। वे साए दीवारों से चिपके थे, छतों पर उल्टे लटके थे। राघव भागते हुए उसी होटल खामोशी में घुसा। रिसेप्शन पर वही मैनेजर बैठा था। उसने काउंटर के नीचे से अरिंदम की घड़ी निकाली और राघव के सामने रख दी। तुम्हारा दोस्त अब बहुत अच्छी खामोशी अख्तियार कर चुका है। क्या तुम भी शांति चाहते हो? तभी राघव के कानों में लगे यंत्र ने एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट पकड़ी। भागो राघव, पीछे देखो। वो अरिंदम की आवाज थी, लेकिन वो कहां से आ रही थी? राघव होटल की सीढ़ियों से ऊपर भागा। वो कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। सानिया का शरीर बिस्तर पर नहीं था, बल्कि वो दीवार के अंदर आधे धसे हुए रूप में दिख रही थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन पुतलियों की जगह सिर्फ काला धुआं था। सानिया, इस बार उसने अपने यंत्र का सोनिक ब्लास्ट बटन दबा दिया। एक तेज कान फाड़ देने वाली बीप की आवाज गूंजी। उस आवाज के होते ही कमरे के कोने में बैठा वो बिना चेहरे वाला जीव तड़प उठा। उसे आवाज से दर्द हो रहा था। राघव ने देखा कि जैसे ही शोर बढ़ा, सानिया का शरीर दीवार से बाहर आने लगा। राघव, इसे रोको मत, शोर ही इसे मार सकता है। राघव समझ गया था
कि ये कस्बा एक ऐसा वैक्यूम था जहां शैतानी शक्तियां केवल पूर्ण शांति में जीवित रह सकती थी। शोर उनके लिए जहर था। उसने अपने बैग से एक छोटा सा पोर्टेबल स्पीकर निकाला और उसे फुल वॉल्यूम पर चला दिया। भारी मेटल म्यूजिक की आवाज उस शांत कमरे में बम की तरह फटने लगी। वो बिना चेहरे वाला जीव हवा में पिघलने लगा। उसकी आकृति धुएं की तरह बिखरने लगी। पूरे होटल की इमारत हिलने लगी। दीवारों से प्लास्टर झड़ने लगा। राघव सान्या को लेकर नीचे भागा। होटल के बाहर निकलते ही उसने देखा कि चौराहे पर खड़ा अरिंदम का पत्थर का बूत टूटने लगा था। दरारों के बीच से अरिंदम का असली मांस दिखाई दे रहा था। अरिंदम, अरिंदम उठो! लेकिन जैसे शोर बढ़ा, कस्बे के निवासी, वे पत्थर जैसे लोग अपनी कब्रों और घरों से बाहर निकल आए। उनके मुंह से भयानक आवाजें निकलने लगी, जैसे वे पहली बार चीखना सीख रहे हों। मैनेजर भागता हुआ आया। उसके हाथ अब लंबे पंजे बन चुके थे। तुमने सदियों की शांति भंग कर दी। अब यह सन्नाटा तुम्हें जिंदा दफन कर देगा। अचानक आसमान काला पड़ गया। एक विशालकाय साया जो पूरे कस्बे से भी बड़ा था बादलों से नीचे उतरा। ये कस्बे का असली देवता था, मौनराज। उसकी उपस्थिति मात्र से राघव का स्पीकर फट गया। संगीत बंद हो गया। फिर से वही जानलेवा खामोशी छा गई। राघव ने देखा कि अरिंदम जो आधा इंसान बन चुका था फिर से पत्थर में तब्दील होने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे जो गालों पर ही जम गए। नहीं, राघव ने अपने गले की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अब कोई आवाज नहीं निकली। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और पास की एक फूस की झोपड़ी में आग लगा दी। आग की लपटें उठी, लेकिन आग के जलने की कोई चरमराहट नहीं थी। आग चुपचाप जल रही थी। सान्या, जो राघव के साथ ही धीरे धीरे उसके शरीर में ही विलीन होने लगी, वो गायब नहीं हो रही थी। वो राघव की ही त्वचा का हिस्सा बन रही थी। मैनेजर पास आया और राघव के कान में धीरे से फुसफुसाया, यहां शोर की उम्र बहुत छोटी होती है राही। अब तुम इस सन्नाटे के नए पहरेदार बनोगे। राघव ने महसूस किया कि उसके होंठ आपस में जुड़ रहे हैं। उसकी खाल सख्त हो रही थी। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। सुइयां चल रही थी, लेकिन टिक टिक की आवाज गायब थी। कुछ ही पलों में राघव भी एक बुत बन चुका था। उसकी एक उंगली अभी भी उस स्पीकर के प्ले बटन पर थी, जो अब कभी नहीं बजने वाला था। कस्बे में फिर से शांति छा गई थी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।